सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो हम आपको बताएंगे, और नॉर्मलाइजेशन किस सेशन में होता है, किस में नहीं होता है, और अलग अलग होता है या किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश में तो होता ही है, साथ में आपके 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन होते हैं। अच्छा, पहले हम आपको वही बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेशन होंगे। जो पहला सेशन है उसमें पहला तो मैथ हो गया, जो कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो उसमें होगा सेशन 1 में वो रीजनिंग होगा, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। ठीक, तो देखिए दोनों के लिए मतलब सेशन 1 में जो मैथ और रीजनिंग है दोनों मिला करके आपको 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा, और 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स। जिन्होंने स्क्राइब ले रखा है उनके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई है। और सेशन 2 देखिए, सेशन 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। हम आपको बताएंगे किस कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाई करना ज़रूरी है, कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, वो भी हम बताएंगे कैटेगरी वाइज। ठीक, और सेशन 2 से आपकी मेरिट बनने वाली है, जिसमें जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट्स का एनएफ टाइम होगा, 60 मिनट का टाइम उनके लिए होगा जो स्क्राइब लिए हुए हैं उनके लिए। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है, सेशन 2 में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। क्या सेशन 1 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक, उसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर ठीक, हम आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। 1 सेकेंड। देखिए, वो चीज़ हम बताने से पहले यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2। तो ये सेशन 2 के लिए आप बिल्कुल मान के मत चलिए, क्योंकि उसके आपकी मेरिट बनने वाली है, तो इस कट ऑफ मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेशन 1 में इस कट ऑफ मार्क का लेना देना है। आपको सेशन 1 क्वालिफाई करने के लिए यूआर कैटेगरी में है तो आपको 30% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, और 60-60 120 नंबर का यहाँ पर होना है, तो 120 का अगर 30% देखा जाए तो 12 आती हैं 36। ठीक है, तो 36 नंबर यूआर कैटेगरी को लाना है। ठीक, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 25%, यानी कि 1/4, यानी कि 30 नंबर ही लाना यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, ऑल अदर कैटेगरीज में आपका जो है वो 20% मार्क्स जरूरी, यानी कि 24 नंबर लाना ज़रूरी है। तो हमें नहीं लगता है कि जो है कोई भी स्टूडेंट होगा वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बहुत ही प्यार से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, जो पढ़ रहा है वो, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएं कि सेशन 1 में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 30% मार्क्स आपको लाने हैं। तो देखिए, अब तो और भी आसान हो गया। ठीक है, अगर कोई 30 नंबर ला रहा है ओवरऑल और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 40 हो जा रहे हैं यूआर कैटेगरी में है, तो वो क्वालिफाई हो गया। उसका 30 नंबर नहीं देखा जाएगा, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला मार्क्स देखा जाएगा, क्योंकि सेशन 1 में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है ना, बात ये समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
सेशन 1 में जो है निगेटिव मार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो निगेटिव मार्किंग 1/3 की आप देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये चीज़ हमें आपको बतानी थी, ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है ना। और आगे हम चीज़ देख लेते हैं आपको यहाँ पर 1 सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि सेशन 1 जो है आपका, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और उतना मार्क्स आप ला सकते हैं बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो मार्क्स लाना उतना ज़रूरी भी नहीं है बहुत ज़्यादा लाना। क्यों? क्योंकि जब रिजोल्यूशन होगा टाई केसेस में, तो टाई केस में आपको सबसे पहले जीएस के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीएस और इंग्लिश में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उस सेशन का अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और मार्क्स अगर आपके टैली करते हैं, सेम मार्क्स होते हैं, टाई केसेस आपका आता है, तो ऐसे जब तक नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि टाई केस बने, लेकिन टाई केस बनता है तो भी आपके जीएस के मार्क्स देखे जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर भी सेशन 1 का उतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक। अगर जीएस में भी आपके मार्क्स सेम होते हैं तब जाकर के आपका सेशन 1 का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत रेयरेस्ट केस है आपका कि ऐसा हो, ठीक। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो देखा जाएगा नाम का, ठीक है। ये चीज़ें आपको आगे चलते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि आपको दोनों सेशन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप जो है सेशन 1 को छोड़कर चले आइए। देखिए, छोड़कर चले आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई तो हो ही गए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते होंगे, ठीक है। हाँ, और देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर री इवेल्युएशन और री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स। आपके स्कोर का री इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो मार्क्स आपको दे दिए गए वो दे दिए गए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी, जो 14.6.2 देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, एक ये भी चीज़ है, टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द सीबीटी एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। अगर किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल करना है, कोई क्वेश्चन गलत लगता है, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से वो जो है रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, ठीक। ये चीज़ें थी यहाँ पर। और बाकी ये सब तो आप जानते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, हवलदार का यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हवलदार से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो हम एक वीडियो में क्लियर कर दिए हैं पहले ही, और अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हवलदार से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो सब हमने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हवलदार से रिलेटेड हैं वो भी हमने क्लियर कर दिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, किसको पीईटी एंड पीएसटी में किसी को छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो देखिए, जो एच कैटेगरी यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग, देखिए हम नीचे कर दें थोड़ा, यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे एच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो जो एच कैटेगरी है उसको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी पीईटी एंड पीएसटी में, नो एक्सेप्शन, ठीक है। उनको पीईटी पीएसटी देना है। ऐसे ही 1 आर्म जिसके एक हाथ कटे हैं या कुछ है दिक्कत एक हाथ में, तो उनको भी कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर 1 लेग में प्रॉब्लम है, ठीक है, ओएल कैटेगरी से हैं, तो मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है, उनको हो सकता है छूट मिल जाए वॉकिंग में, ठीक है। 1 आर्म 1 लेग में भी आपको हो सकता है छूट मिल जाए। एलसी का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, लेप्रोसी कर्ड, ठीक है। आपको लेप्रोसी थी और उसके बाद वो सही हो चुका है, तो मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब AAV नो एक्सेप्शन हाउएवर इफ ड्यू टू एसिड अटैक द कैंडिडेट सफ़र फ्रॉम ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। ये एसिड अटैक का मामला है। यहाँ पर AAV देखिए, एसिड अटैक विक्टिम अगर आप हैं तो आपको छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो गई इस वजह से, तो आपको छूट मिल सकती है।
ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें आपको बतानी थी। लेकिन देखिए एग्जम्पशन कब मिलेगा? Exemption as mentioned are subject to the production of medical certificate by PWBD candidates from a government medical officer or medical board certifying their candidate is not able to walk। आपको एग्जामेशन तभी मिलेगी जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे वहाँ पर भी कि आप चलने में असमर्थ हैं, तभी आपको जो है वॉकिंग में आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये सब तो बाद में हम आपको बताते चलेंगे जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं, ठीक। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई यहाँ पर अभी के लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जैसे जैसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम आपको छोटे छोटे वीडियो में करके बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो हवलदार से रिलेटेड वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा कर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक। और ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पढ़ सकते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम का यहाँ पर सेंटर पढ़ सकता है। तो सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर है, ठीक। तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार हम और स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अलग अलग जो रीजन है वहाँ पर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं बहुत ही प्यार तरीके से, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आप जो है अपना जो है नियरेस्ट सेंटर आप फिल कर पाएँ, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।